अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? हमने पढ़ा था किसी भी चार्ज के अराउंड एक रीजन एग्जिस्ट करता है जिसमें वो किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। इसी तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ की थी। इमेजिनरी लाइंस थी जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती थी। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि हमारे सामने डायग्राम है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें नजर आ रही हैं जो किसी सोर्स से इमर्ज हो रही हैं। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पे देखें तो फील्ड लाइंस एक दूसरे के ज्यादा करीब है और जैसे जैसे ये स्प्रेड हो रही हैं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, इनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। हम कोई भी दो पॉइंट्स पे एक एरिया प्लेस करके देखते हैं। लेट्स से हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एक एरिया इंसर्ट किया। पॉइंट ए पे जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग थी, फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब थी, वहां पे हमने देखा कि चार लाइंस गुजरी हैं एरिया में से, मींस फोर लाइंस गुजर रही हैं। तो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 है। इसी तरह अगर हम पॉइंट बी पे देखें तो दो लाइंस गुजर रही हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड एरिया वेक्टर ए। अब एरिया वेक्टर ए क्या चीज है? इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस एंड हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। कि इसका मैग्नीट्यूड तो एरिया के इक्वल ही होता है, लेकिन क्योंकि वेक्टर का नाम ले रहे हैं हम, तो डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस एज इट इज ऑल्सो शोन इन द डायग्राम। अब हम आते हैं मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। अभी जो हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, उसी से हम मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं। क्या थी डेफिनेशन? कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो सबसे पहले सिंबल हमें पता होना चाहिए। सिंबल क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल फाई से। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर है तो हम लिख देंगे ई डॉट ए। अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स है तो हम इनके ऊपर वेक्टर साइंस लाजमी लगाएंगे। अब स्केलर प्रोडक्ट में अगर हमने डॉट को हटाना है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, where theta is the angle between E and A. ये थीटा क्या है? ये एंगल है between electric field intensity and area vector। इस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है। ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, कम फील्ड लाइंस होंगी तो फ्लक्स भी कम होगा। सेकंड फैक्टर है एरिया। अगर हमारा एरिया का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसमें से ज़्यादा लाइंस गुजर सकेंगी, एरिया का मैग्नीट्यूड कम होगा तो उसमें से कम लाइंस गुजर सकेंगी। और थर्ड फैक्टर जो हमारे पास है वो थीटा, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है हमारा फ्लक्स। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ये कुछ डायग्राम्स देख सकते हैं। जैसे कि डायग्राम 1 है हमारे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने शो किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और सामने हमने प्लेस किया है एक एरिया। अब अगर हम देखें तो एरिया में से 4 लाइंस गुजर रही हैं, इसका मतलब है कि इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास 4। ऐसे ही हम डायग्राम 2 में देखते हैं। 2 में क्या फर्क है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग हो गई है, फील्ड लाइंस क्लोजर हैं एक दूसरे के, ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा हो गया। तो अब अगर हम देखें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया कितनी है? 6। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में 6 हो गया। क्या पता चला हमें यहाँ से कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ने से
फ्लक्स बढ़ जाता है। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगी तब हमारे पास फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। डायग्राम 3 में देखते हैं। डायग्राम 3 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो तो उतनी ही है जितनी डायग्राम नंबर 1 में है, लेकिन एरिया ज़्यादा है, एरिया का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया। अब अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया तो वो है 5। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में हमारे पास कितना हो गया, 5। डायग्राम 4 को देखें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टोटल जो है वो यहाँ पे 4 हैं, लेकिन एरिया की ओरिएंटेशन कुछ ऐसी है कि कोई भी फील्ड लाइन एरिया में से नहीं गुजर रही। कुछ लाइंस ऊपर से गुजर जा रही हैं और कुछ लाइंस नीचे से गुजर रही हैं, लेकिन एरिया में से कोई लाइन नहीं गुजर रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स तो जीरो है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट। तो इस केस में एरिया में से कोई लाइन नहीं गुजर रही। ऑल्दो के एरिया पड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, बट उसकी ओरिएंटेशन कुछ ऐसी है कि फ्लक्स जीरो है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है। अब हम 3 केसेस डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ एरिया एलिमेंट। केस 1 है हमारा मैक्सिमम फ्लक्स का। मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। डायग्राम देखते हैं। एरिया एलिमेंट जो हमारा है वो पड़ा हुआ है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मगर याद रहे कि जब हमें एंगल लिखना है तो हमने एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया नहीं लिखना, एरिया वेक्टर का एंगल लिखना है जो वो बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। और अगर हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखें इस केस में तो वो बनती है पैरेलल। इट मीन्स जब एरिया, हम कहते हैं कि एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स इस चीज़ में ही कंफ्यूज होते हैं कि अगर एरिया जो है, एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है तो उस एरिया का वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ 0 डिग्रीज एंगल बनाएगा, मीन्स वो पैरेलल हो जाएगा। So when area is held perpendicular to the field lines, then angle between area vector and electric field intensity is 0. तो हम मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं फ्लक्स की, which is E dot A. E A cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करते हैं और cos 0 हमारे पास 1 आता है। तो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, E A, जो कि है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। नेक्स्ट केस है हमारे पास जीरो फ्लक्स का। फ्लक्स की वैल्यू जीरो कब हो जाती है, व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू फील्ड इंटेंसिटी। अब हमने जो पिछले वाले केस में एंगल की बात डिस्कस की वो यहाँ पे अगेन आ जाती है कि जब एरिया पड़ा हुआ है पैरेलल टू द फील्ड इंटेंसिटी तो एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा टू द फील्ड इंटेंसिटी एज इट इज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम में हमें शो हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो एरिया एलिमेंट है वो पैरेलल है एक दूसरे के, जबकि एरिया वेक्टर जो किस डायरेक्शन के अलोंग होता है, अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो हमने जब आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ किया तो वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। तो इट मीन्स यहाँ पे थीटा क्या है, विच इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू इस केस में 90 डिग्री है। तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड इंटेंसिटी, the angle between area vector and field intensity is 90 degree. तो हम again लिखते हैं mathematical form of electric flux which is phi is equal to E dot A and we can also write it as E A cos theta. थीटा की वैल्यू हमने अभी देखी 90 डिग्री है, इस केस में वैल्यू पुट करेंगे cos 90 is equal to 0 होता है, तो हमारी होल टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या यहाँ से हमें पता चला कि जब एरिया हम पैरेलल रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तब हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं
कि कोई फील्ड लाइन एरिया में से गुजर ही नहीं रही। जब फील्ड लाइन एरिया में से नहीं गुजरेगी तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। थर्ड एंड लास्ट केस है हमारे पास, जब एरिया किसी एंगल थीटा पे प्लेस्ड है विद फील्ड लाइंस, ना वो पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर है बल्कि इंक्लाइंड है फील्ड लाइंस के। उस केस में हम क्या करते हैं, हम एरिया का वो कंपोनेंट लेते हैं जो कि फील्ड की डायरेक्शन में होता है। As we can see from the diagram, एरिया वेक्टर जो है वो इंक्लाइंड प्लेस हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम एरिया वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं और वो कंपोनेंट जो अलोंग द फील्ड लाइंस या फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में होता है, हम वो वाला कंपोनेंट अपने मैथमेटिकल फॉर्म में पुट करते हैं विच इज़ ए कॉस थीटा। तो अगर हम इसको अपने मैथमेटिकल फॉर्म में पुट करें तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई इंटू component of A along E which is a cos theta। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। मतलब अब थीटा पे डिपेंड कर रहा है, थीटा के अकॉर्डिंग हमारे फ्लक्स की वैल्यू वेरी करेगी। हमने मैथमेटिकल फॉर्म में देखा था कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट which means that electric flux is the scalar product of two quantities। तो हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट का आंसर भी एक स्केलर नंबर ही आता है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर हमने इसका यूनिट लिखना हो तो हम अपना फॉर्मूला देखते हैं अगेन, ई ए वाला। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। थैंक यू वेरी मच।